गुड इवनिंग एवरीवन। और अब हम कल मुझे इस वीडियो से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने लाइक किया और जिन्होंने भी कमेंट किया उनको थैंक यू सो मच। और मैंने एक इंग्लिश और एक वीडियो अपलोड की है, वो इंग्लिश में है और ट्राई करूँगी कि अच्छे से अच्छा मैं इम्प्रूव करके उस वीडियो को अपलोड करूँ। और ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। सो आज हम बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स की। तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होती? कंटेंट इज अ बायो जियो केमिकल साइकिल, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड द मैग्नीज साइकिल। क्योंकि ये जो वीडियो है मैं प्रेस्कॉट बुक की रेफरेंस से बना रही हूँ, उनमें ये साइकिल थी तो मैंने ये दो साइकिल भी ऐड कर दी। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इनके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मे बी किसी डीबीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। बायोकेमिकल साइकिल ऐसी साइकिल्स और द पाथ और द साइकिल इन विच द chemical substance move through the biotic to abiotic atmosphere। मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि जो भी कार्बन है या नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं बीच में लिविंग बीइंग से इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद फिर से जाके वो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो ये जो तरीका होता है इसको हम बोलेंगे कि वो बायोटिक टू ए बायोटिक एक पाथवे बनाता और एक साइकिल बनाता जिसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिल बोलेंगे। इस साइकिल में क्या है, बायो मीन्स क्या हुआ कि लिविंग, बायो मीन्स हो गया लिविंग, और बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जियो मीन्स रॉक। मतलब एक ऐसी साइकिल जो कि ए बायोटिक फैक्टर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग्स के लिए और लिविंग बीइंग्स के थ्रू ही हो पाए तो उसको हम बोलेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल। एक ऐसी एक्सचेंज ऑफ केमिकल मटेरियल बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इट्स टर्म्ड एज द बायो जियोकेमिस्ट्री। एंड दिस इस स्टडी को हम लोग बायो जियो केमिस्ट्री भी बोलेंगे। अगर हम माने कि हमारा जो बायोस्फीयर है और इकोस्फीयर है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है। ये एक बायोटिक फैक्टर है और ये एक बायोटिक थिंग है। अब इससे क्या कनेक्ट है, हमारा एटमॉस्फेयर कनेक्ट है जो कि एबायोटिक है, और इसी से हमारा कनेक्ट है लिथोस्फीयर मीन्स लैंड जो वो भी एबायोटिक है, और इसी से हमारा कनेक्ट है हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर विच इज़ ऑल्सो ए बायोटिक फैक्टर। मीन्स बायोटिक और एबायोटिक एटमॉस्फेयर की बीच की साइकिल जिसमें एलिमेंट उनके रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं उसको हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल बोलेंगे। इनका बस यही है कि या तो इन्हें मिथेनोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो रहते हैं मिथेनोकोकस और मीथेन को मतलब जो कि कहीं ना कहीं आर्की बैक्टीरिया में या एक्सट्रीमोफाइल्स में आते हैं कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकें, उनको हम बोलेंगे उनमें से एक होता है मिथेनोट्रॉप्स जो मीथेन का कन्वर्जन CO2 में कर देता है, या फिर और CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता। अब CO2 और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही कहीं ना कहीं ये जो इंटर कन्वर्जन की प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा हीट लेते और ये इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हीट को भी बढ़ा रहे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही। और ये जो मीथेन है ये हमारी मेथेनोट्रॉप से तो रिलीज़ हो ही रही, साथ में बहुत ज़्यादा जो देखा होगा हमें ये बात पता होगी कि जो
चावल के खेत होते हैं, राइस फील्ड होते हैं, उनसे हमेशा मीथेन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती रहती। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा कि वो मीथेन को रिलीज़ कर रहा। और अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, तो कोल माइंस, रूमिनेंट, सी बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट, इनकी वजह से, और जितने भी इंडस्ट्रियल मार्सेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो मीथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करवा रहे हैं हमसे। तो अब बात करें हम लोग साइकिल की। साइकिल दोनों तरीके से हो जाती है। यही बायो एरोबिक कंडीशन हो रहता है, एनारोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सब होगा, और एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में सब कुछ होगा। कार्बन दो तरीके से फिक्स हो रहा है, मतलब, और ये फैल रहा है। एक तो क्या कि हम रैपिड कार्बन एक्सचेंज कर रहे हैं लिविंग बींग्स, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन तो कोई भी लिविंग बींग अपना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है और उसकी वजह से वो जिंदा है। तो हम कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन एक्सचेंज कर रहा है एटमॉस्फेयर से, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, और फिर से हम उसको ऑक्सीजन को लेके और फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो कार्बन पहले फिक्स हुआ सॉइल में, उसके बाद प्लांट ने लिया, प्लांट से हमने लिया, हमसे हमारे वो बिल्डिंग ब्लॉक बने, और फिर वो जाके हमारे एक्सक्रीशन से या हमारे कोई ऑर्गेनिक मैटर की डेथ हो गई तो उसके डिकम्पोजिशन से वो जाके एटमॉस्फेयर में फिक्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कार्बन साइकिल में आती हैं। नाउ दिस इज़ द कार्बन साइकिल। कार्बन एटमॉस्फेयर में है ही, और साथ में ये कार्बन जो है, एक तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बाहर आ रहा, और एक रेस्पिरेशन से बाहर आ रहा, और एक ये वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आ रहा। जैसा कि हमें पता है कि वॉल्केनिक इरप्शन से जो गैसेस हैं उनमें CO2 भी एक मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो ये आ रहा इन्वायरमेंट में। अब प्लांट हैं बेचारे जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते रहते, और वो हम लोग फिर से उसको वापस एटमॉस्फेयर में करते रहते हैं। अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा, और अगर इसने नहीं छोड़ा तो ये सॉइल इरोजन हो के या किसी प्रोसेस से ये सॉइल में आ जाएगा, जिसकी वजह से या तो ये फॉसिल कार्बन बन जाएगा। फॉसिल कार्बन बन जाएगा तो हम इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर लेंगे, पेट्रोल की तरह, कोल की तरह, तो फिर से ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा। या फिर ये माइक्रोबियल रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन से ये तो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, या फिर ये मराइन इकोसिस्टम में चला जाएगा। और एक बार मराइन इकोसिस्टम में चला गया तो मराइन लैंड पे तो प्लांट्स हैं, और मराइन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो इसको रेस्पिरेशन के थ्रू फिर से वापस एटमॉस्फेयर में जो फिर से इसको फिक्स करेंगे। और मराइन इकोसिस्टम में कुछ ऐसे एनिमल्स रहेंगे, और जो जो उस CO2 का O2 का यूज़ करके फिर से CO2 बनाएंगे, और फिर से वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होता रहेगा लेवल। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसकी वजह से हम समझेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में कार्बन फिक्सेशन कैसे होता। तो अगर हम बात करें एरोबिक कंडीशन की, एरोबिक कंडीशन में क्या हुआ कि जो CO2 है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आ रहा, मीथेन है, या तो मीथेन कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर रेस्पिरेशन से आएगा, और या फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया से कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, और कभी कभी जो वाहनों का धुआं निकलता, जो गाड़ियाँ चलती उनसे भी आ जाता। तो ये सब मिलके एरोबिक बैक्टीरिया जितने होंगे वो इसको कन्वर्ट कर देंगे किसी ऑर्गेनिक मैटर में, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, और फिर वो प्लांट अपटेक करके प्लांट उसको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ कर लेगा, और उसके बाद वो प्लांट से हम लोगों में आ जाएगा, हम उसे खा लेंगे, नहीं तो एनिमल में चला जाएगा, और एक मतलब कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, या एक्सक्रीशन से, या फिर वो एनिमल की डेथ हो गई तो उसे डिकम्पोज होकर फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये तो एक तरीका है। और या फिर इस ऑर्गेनिक मैटर को अगर कोई बैक्टीरिया यूज़ कर ले, जैसे फर्मेंटेशन में यूज़ कर ले, हम लोग शुगर का यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, तो अब ये मान लीजिए ये ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में या किसी भी चीज़ में, तो उसका फर्मेंटेशन कराया, या तो वो हाइड्रोजन में रिलीज़ हो जाएगा। अब अगर ये हाइड्रोजन में रिलीज़ हो गया तो इसे मेथेनोजेनेसिस के थ्रू, और मीथेनोट्रॉप्स जो बैक्टीरिया होंगे उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर ये CO2 वापस कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर में। सो दिस इज़ अ कार्बन साइकिल, होप यू विल अंडरस्टैंड।
एंड सल्फ़र साइकिल, अगर हम बात करें सल्फ़र साइकिल की, तो सल्फ़र भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो विटामिन्स में होता, प्रोटीन्स में होता, हार्मोन्स में होता, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग की हेल्थ में और इस इकोसिस्टम में। सल्फ़र का जो मेन काम क्या है, वो एक सिस्टीन अमाइनो एसिड है उसमें होता, जो कि सल्फ़र बॉन्ड बनाता। द सल्फ़र बॉन्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री और द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र जो है, सल्फ़र मेनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रीब्यूशन से ही सल्फ़र फिक्स हो रहा है। सल्फ़र जो है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अगर हम बोलें, तो फॉसिल फ्यूल्स और कोल बर्न करने से ही वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सल्फ़र एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा। जो एटमॉस्फेरिक सल्फ़र है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे ही ये बारिश होगी, तो ये जो एटमॉस्फेरिक सल्फ़र है, वो वाटर से मिलके ये हमारा बना लेगा क्या, H2SO4, जो कि एक वीक सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एक एसिड है जो कि वीक है बहुत ज़्यादा। तो ये जो सल्फ़र जब एसिड ड्रेन में आ जाता है ना नीचे, उसको ही हम लोग बोलेंगे एसिड रेन, जिसकी वजह से ताजमहल भी पीला हो रहा। तो एसिड रेन का मेन रीज़न है सल्फ़र डाइऑक्साइड। और ये जो सल्फ़र है, अब ये तीन तरीके से इसमें डिकम्पोज हो, तीन तरीके से एटमॉस्फेयर में आ रहा। एक तो क्या कि डिकम्पोजिशन अगर हो जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या फिर वोल्केनो इरप्शन से, या फिर थर्मल वेंट्स, जो कि समुद्र के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई पे होते हैं। उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फ़र को रिलीज़ करते हैं। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जिन एराइथ्रोमोनास, रोजियोकोकस, जो सल्फ़र साइकिल में हेल्प करते हैं। ये डायग्राम है जिसमें सल्फ़र है जो हमें वोल्केनिक इरप्शन और इन सबसे फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा सॉइल में। उसके बाद ये मराइन सिस्टम में चला जाता, मराइन से पायराइट्स के फॉर्म में आएगा, और फिर से ये डिकम्पोज हो के या तो ये एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा, या फिर ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जाएगा, तो फिर से रन ऑफ होके ये मराइन इकोसिस्टम में चला जाएगा। और ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एलिमेंटल, सबसे पहले एलिमेंटल सल्फ़र आया। वैसे एटमॉस्फेयर में जो फॉर्म पाई जाती है सल्फ़र की, वो SO2 होती। अब ये SO2 को अगर हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना, तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, डिसल्फोविब्रियो, जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी चल रही है। ये डायरेक्ट H2S में कन्वर्ट कर देगा। और अगर ये अगर ये ऑर्गेनिक सल्फ़र बनेगा, तो यहाँ पे सल्फ़ेट रिडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ऑर्गेनिक फॉर्म सल्फ़र की बन जाएगी और मिनरलाइजेशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर से H2S बन जाएगा। अब ये कुछ एरोबिक बैक्टीरिया हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, जो इस सल्फ़र को, एक मिनट, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया जो इसको कन्वर्ट कर देंगे फिर से एलिमेंटल सल्फ़र में। और एल्टोमोनास क्लॉस्ट्रीडियम, जो कि ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो फिर से सल्फ़र को इस फॉर्म में बदलते रहेंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड भूल गई, ये आप लोग नोट चाहें तो नोट कर सकते हैं, और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये स्लाइड है, इसमें जो कार्बन है, जब ये ऑर्गेनिक मैटर में चेंज होता, तो उसकी कुछ फॉर्म्स हैं कि स्टार्च में अगर चेंज होगा, तो प्लांट अगर स्टार्च में चेंज करेंगे तो वो ग्लूकोज उसकी बेसिक यूनिट होगी। और कौन कौन सी उसकी लिंकेज है, किस किस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होता है, और किस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है या नहीं हो सकता, वो ये एक टेबल है। ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ लेना एक बार। नाइट्रोजन साइकिल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी इसमें ये जो बैक्टीरिया हैं, ये आप लोग एक बार देख लेना। ये कभी कभी 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस में आ जाते, तो ये आप एक बार देख लेना। और इसमें क्या है कि पता है हमें एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती, तो जो एज़ोटोबैक्टर, ये क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह रहते, ये NH4 को N2 में कन्वर्ट कर देते। और कभी कभी ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन रहता, वो या तो अमोनिया में बदलता, और अगर नहीं बदलता तो फिर ये नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में चेंज होता इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और उसके बाद ये ऑर्गेनिक N बन पाता। तो उसके बाद, और ये
ये इसकी प्रोसेस है। फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस बहुत लिमिटिंग फैक्टर है और इसकी जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। जितना ज़्यादा अगर हम बात करें नाइट्रोजन और कार्बन पाया जाता है उतना ज़्यादा फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि ह्यूमंस में एज अ मैक्रोमोलिक्यूल पाया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें सेल की तो वो पूरी सेल मेम्ब्रेन से मिलके बनी और वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल हैं उनमें मेन जो तो फॉस्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम देखें हमारे बेसिस में जैसे कि एक तो सबसे पहले अगर हम एटीपी की बात कर लें तो एटीपी खुद भी जो ये हमारा एनर्जी करेंसी है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट इतना ज़्यादा लिमिटिंग है और लेकिन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन फॉस्फोरस की जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। मोस्ट फॉस्फोरस इन द नेचर इज़ फाउंड इन फॉस्फेट फॉर्म। ये इसकी बैलेंस ही होती तो फॉस्फेट फॉर्म में पाया जाता। और ये उसकी साइकिल है कि क्या हो रहा, ये एरोसोल बन के जा रहा, उसके बाद फिक्स हुआ टेरेस्ट्रियल में आया और उसके बाद ये ओशियन में चला गया। आफ्टर दैट ओशियन में जाके ये या तो ये वहाँ पे सेडिमेंटेशन में प्रोसेस में चला जाएगा या फिर ये फिर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आ जाएगा। और ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें क्या हो रहा, वेदरिंग या तो बिजली गड़की और जो बिजली और जो फॉस्फेट का टूटना और वो सब रहता एटमॉस्फेरिक, तो उसकी वजह से फॉस्फोरस आया। या फॉस्फोरस फर्टिलाइजर से या प्लांट रेजिड्यू से, जैसे कोई प्लांट की डेथ हो गई तो वो पड़े पड़े उसके जो रेजिड्यू से हमें फॉस्फोरस मिला, वो डायरेक्ट आया हमारा, जैसा कि मैंने बोला कि वो फॉस्फेट फॉर्म में आएगा। या तो वो लीचिंग के थ्रू लेक में चला गया या फिर अगर वो नहीं गया तो फिर वो इनसॉल्युबल फॉस्फोरस बन गया। तो जो ये और फिर वो जाके अगेन ऑर्गेनिक मैटर बना रही है और उस ऑर्गेनिक मैटर को हेटरोट्रॉफ्स ने खा लिया। तो फिर इस तरीके से ये फॉस्फोरस की साइकिल चलती रहेगी। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं तो ये लीचिंग, मतलब लीचिंग क्या होता है कि जो खेत में से हमने फर्टिलाइज़र डाला, अब ये खेत है, इसमें फर्टिलाइज़र डाल रहा है, इसमें हम रोज़ सिंचाई कर रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, इससे ये छन छन के आयंस, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन ऐसे करके ये नीचे आ जाएगा और ये जाके ओशियन या लेक या किसी में जाके मिल जाएगा। अब जब हम फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आयन फर्टिलाइज़र एक साथ यूज़ करते तो क्या होता है कि ये दोनों मिलके लेक में जाते हैं और उसके वजह से ये कहीं ना कहीं उस लेक को यूट्रॉफिक बना देते हैं। यूट्रॉफिक लेक्स आपको पता है कि क्या होता कि जैसे कोई लेक है, अब उसमें फर्टिलाइज़र ये जा रहे हैं लीचिंग के थ्रू। अब इसमें क्या हुआ, जो एल्गी हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगेंगी क्योंकि उनको फर्टिलाइज़र मिल रहा तो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी जो सनलाइट है ये ब्लॉक करती जाएगी एल्गी। अब कुछ एल्गी जो ऊपर है उसको तो सनलाइट मिल रही और न्यूट्रिशंस मिल रहा है, वो ग्रो होती जाएगी। लेकिन जो नीचे वाली एल्गी है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होती जाएगी, डेथ होती जाएगी और उसके बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लेक है इसमें नीचे से भी ये यहाँ से ये भर रही पूरी और ऊपर से ये ब्लॉक है, सनलाइट, इसकी सनलाइट ब्लॉक है। अब जब इसमें ऊपर से सनलाइट नहीं आ रही तो जो अंदर के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं और जितने भी प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और इसमें ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो वाटर की है वो एल्गी कंटिन्यू यूज़ करती जाएगी। जिससे क्या होगा कि एल्गी यूज़ करती जाएगी तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट वाटर में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, पानी एकदम ख़राब हो जाएगा और जिससे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो सारे मरते जाएंगे। नहीं है कि ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के सल्फ़र की वजह से, तो मतलब इसमें नाइट्रोजन ज़िम्मेदार है, फॉस्फोरस ही मेन रोल प्ले करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये इतनी ज़्यादा एल्गी ग्रो हो पाएगी। नाउ आयरन साइकिल नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, केवल ये जो फेरस आयन है वो कन्वर्ट होता रहेगा इसकी फेरिक फॉर्म में।
इसको कुछ बैक्टीरिया इधर आयरन है, आयरन ऑक्सीडाइज कर देंगे, जैसे थायोबैसिलस फेरोडॉक्सिन्स और थर्मोसल्फोबोलस, थर्मोफाइल सल्फोफोलस, ये सब। और कुछ बैक्टीरिया जो इसको रिड्यूस करेंगे, कुछ बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। दिस इज़ आयरन साइकिल। सो कुछ बैक्टीरिया के नेम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बस इसमें यही इम्पॉर्टेंट है। और ये आयरन साइकिल है, ये एरोबिक इन्वायरमेंट में और एनारोबिक इन्वायरमेंट में। एरोबिक इन्वायरमेंट में न्यूट्रल पीएच में, एसिडिक पीएच में ये बैक्टीरिया रोल प्ले करते। और तो जो इसकी रिड्यूस, ये एरोबिक कंडीशन और ये एनारोबिक कंडीशन है, जो पिंक एरो शो हो रहा। तो एनारोबिक कंडीशन के ये मेन बैक्टीरिया हैं और एरोबिक कंडीशन के ये हैं जो इसको आयरन साइकिल को चलाते रहते हैं। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, एक्विस्पाइरलम मैग्नेटोटैक्टियम। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। इस बैक्टीरियम के अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम बोलते हैं मैग्नेटोसोम। ये बैक्टीरिया ऐसा रहता है, इसमें ऐसी स्ट्रक्चर रहती है मैग्नेटोसोम। ऐसा माना था कि ये जो आयरन है, मतलब इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कुछ ये शो करता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है। और मैग्नीज साइकिल में कुछ ये वैसे तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है लेकिन प्लांट के लिए, पर बैक्टीरिया शायद इसको ज़रूरत पड़ती होगी। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसकी साइकिल चलाते हैं और इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक कंडीशन में और ये एनारोबिक कंडीशन में। और उसके बाद ये मैग्नीज है जो आर्थ्रोबैक्टर, लेप्टोथ्रिक्स और पेडोमाइक्रोबियम के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज में चेंज हुआ, और अगेन ये मैग्नीज के फॉर्म में चेंज हुआ, और फिर ये एनारोबिक बैक्टीरिया ने इसको मैग्नीज कर दिया और उसके बाद ये फिर कर दिया। सो ये मैग्नीज साइकिल है। थैंक यू।